ये खबर वैश्विक ऊर्जा राजनीति में एक बड़े और संवेदनशील मोड़ की ओर इशारा कर रही है, जहां अमेरिका और वेनेजुएला के बीच चल रहा तेल संकट अब सीधे अमेरिकी रिफाइनरियों के फायदे से जुड़ता दिखाई दे रहा है। वेनेजुएला के भारी हैवी क्रूड ऑयल को लेकर एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये तेल अमेरिकी रिफाइनरियों के लिए बेहद मुनाफे का सौदा साबित हो सकता है। दरअसल कच्चा तेल पूरी दुनिया में अलग अलग किस्मों में पाया जाता है, जिनमें मुख्य अंतर उसकी गाढ़ेपन यानी विस्कोसिटी और सल्फर की मात्रा को लेकर होता है। हल्का तेल जिसे लाइट क्रूड कहा जाता है वह आसानी से रिफाइन हो जाता है, जबकि भारी और ज़्यादा सल्फर वाला तेल जिसे हैवी सॉवर क्रूड कहा जाता है उसे रिफाइन करना महंगा और तकनीकी रूप से जटिल होता है। आमतौर पर हल्के और कम सल्फर वाले तेल की कीमत ज़्यादा होती है, लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं होती, क्योंकि दुनिया की बड़ी रिफाइनरियां ख़ास तौर पर भारी तेल को प्रोसेस करने के लिए ही डिज़ाइन की गई हैं, और अमेरिका इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार है, जो करीब 303 अरब बैरल आंका गया है, और इसका बड़ा हिस्सा ओरिनोको ऑयल बेल्ट में मौजूद है। ये तेल इतना भारी और टॉर जैसा है कि इसे निकालने के लिए भाप इंजेक्शन और ख़ास तरह के डाइल्यूएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। लंबे समय तक चले राष्ट्रीयकरण, अमेरिकी प्रतिबंधों और निवेश की कमी के कारण वेनेजुएला का तेल क्षेत्र बुरी तरह कमज़ोर हो चुका है। जहां 1970 के दशक में देश का उत्पादन 35 लाख बैरल प्रतिदिन तक पहुंच गया था, वहीं नवंबर 2025 तक ये घटकर करीब 8,60,000 बैरल प्रतिदिन रह गया है, जो वैश्विक उत्पादन का 1% से भी कम है। ऊर्जा कंसल्टेंसी रिस्टेंट एनर्जी के मुताबिक अगर वेनेजुएला को दोबारा 20 लाख बैरल प्रतिदिन के स्तर तक पहुंचना है तो करीब 110 अरब डॉलर के निवेश की जरूरत पड़ेगी। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को जबरन हिरासत में लेने की कार्रवाई ने पूरी दुनिया में विवाद खड़ा कर दिया है, और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन कहा जा रहा है। लेकिन इसी कदम के बाद अमेरिका की नजर सीधे वेनेजुएला के तेल संसाधनों पर टिक गई है। ट्रंप का दावा है कि अमेरिकी तेल कंपनियां वेनेजुएला में अरबों डॉलर का निवेश करने को तैयार हैं। हालांकि सभी एक्सपर्ट इससे सहमत नहीं हैं। एक्सन मोबिल और कॉनफ्लिक्स जैसी बड़ी अमेरिकी कंपनियां पहले ही 2007 में ह्यूगो चावेज द्वारा संपत्तियों के राष्ट्रीयकरण के बाद देश छोड़ चुकी हैं और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता में मुआवजा भी जीत चुकी हैं। हाल ही में व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात के दौरान एक्सन मोबिल के सीईओ डैरन वुड्स ने वेनेजुएला को मौजूदा हालात में अनइन्वेस्टेबल यानी निवेश के लायक नहीं बताया, और कहा कि वापसी के लिए बड़े राजनीतिक और आर्थिक बदलाव बहुत जरूरी होंगे। फिलहाल अमेरिकी प्रतिबंधों से विशेष छूट के तहत केवल शेवरॉन ही वेनेजुएला में सक्रिय बड़ी अमेरिकी कंपनी है, लेकिन असली फायदा तेल कंपनियों से ज्यादा अमेरिकी रिफाइनरियों को मिलने वाला है। अमेरिका भले ही आज दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक बन चुका हो, लेकिन उसका अधिकांश उत्पादन शेल से निकलने वाला हल्का तेल है, जबकि देश की करीब 70% रिफाइनिंग क्षमता भारी तेल को प्रोसेस करने के लिए बनाई गई थी। ये निवेश उस दौर में हुआ था जब शेल बूम नहीं आया था। टेक्सास और लुजियाना के गल्फ कोस्ट में मौजूद जटिल रिफाइनरियां खासतौर पर कोकर यूनिट से लैस हैं, जो भारी तेल को पेट्रोल, डीजल और जेट फ्यूल में बदलने में सक्षम है। तेल जानकारों का कहना है कि ये कोकर यूनिट्स वेनेजुएला और लैटिन अमेरिका के भारी तेल को ध्यान में रखकर ही बनाई गई थी। यही वजह है कि जानकार मानते हैं कि अगर वेनेजुएला से तेल की आपूर्ति बढ़ती है तो अमेरिकी रिफाइनरियों को जबरदस्त फायदा होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया के एनर्जी एक्सपर्ट्स शॉन हाइट के मुताबिक अमेरिकी गल्फ कोस्ट की कई रिफाइनरियां मूल रूप से वेनेजुएला के तेल को प्रोसेस करने के लिए ही डिजाइन की गई थी, क्योंकि शुरुआती दौर में अमेरिकी कंपनियों ने ही वहां तेल खोजा, निकाला और अमेरिका भेजा था। पिछले कुछ वर्षों में अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण वेनेजुएला का स्थान कनाडा के भारी तेल ने ले लिया था, लेकिन कनाडाई क्रूड आमतौर पर महंगा पड़ता है। अगर वेनेजुएला का तेल दोबारा बाजार में लौटता है तो वह सस्ते दाम पर मिलने के कारण कनाडाई तेल को विस्थापित कर सकता है, और यही वजह है कि जानकार इसे अमेरिकी रिफाइनरियों के लिए ट्रेमेंडस यानी जबरदस्त खबर बता रहे हैं। कुल मिलाकर वेनेजुएला का भारी तेल केवल ऊर्जा बाजार का मुद्दा नहीं रह गया,
बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, आर्थिक दबाव और वैश्विक शक्ति संतुलन का बड़ा हथियार बनता जा रहा है। जहां एक तरफ अमेरिकी रिफाइनरियां मुनाफे की उम्मीद देख रही हैं, वहीं दूसरी तरफ ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या किसी देश के प्राकृतिक संसाधनों पर इस तरह नियंत्रण पाने की कोशिश दुनिया को एक नए संकट की ओर तो नहीं ले जा रही है। ये खबर वैश्विक ऊर्जा राजनीति में एक बड़े और संवेदनशील मोड़ की ओर इशारा कर रही है, जहां अमेरिका और वेनेजुएला के बीच चल रहा तेल संकट अब सीधे अमेरिकी रिफाइनरियों के फायदे से जुड़ता दिखाई दे रहा है। वेनेजुएला के भारी हैवी क्रूड ऑयल को लेकर एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये तेल अमेरिकी रिफाइनरियों के लिए बेहद मुनाफे का सौदा साबित हो सकता है। दरअसल कच्चा तेल पूरी दुनिया में अलग अलग किस्मों में पाया जाता है, जिनमें मुख्य अंतर उसकी गाढ़ेपन यानी विस्कोसिटी और सल्फर की मात्रा को लेकर होता है। हल्का तेल जिसे लाइट क्रूड कहा जाता है वह आसानी से रिफाइन हो जाता है, जबकि भारी और ज़्यादा सल्फर वाला तेल जिसे हैवी सॉवर क्रूड कहा जाता है उसे रिफाइन करना महंगा और तकनीकी रूप से जटिल होता है। आमतौर पर हल्के और कम सल्फर वाले तेल की कीमत ज़्यादा होती है, लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं होती, क्योंकि दुनिया की बड़ी रिफाइनरियाँ ख़ास तौर पर भारी तेल को प्रोसेस करने के लिए ही डिज़ाइन की गई हैं, और अमेरिका इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार है, जो करीब 303 अरब बैरल आका गया है, और इसका बड़ा हिस्सा ओरिनोको ऑयल बेल्ट में मौजूद है। ये तेल इतना भारी और टॉर जैसा है कि इसे निकालने के लिए भाप इंजेक्शन और ख़ास तरह के डाइल्यूएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। लंबे समय तक चले राष्ट्रीयकरण, अमेरिकी प्रतिबंधों और निवेश की कमी के कारण वेनेजुएला का तेल क्षेत्र बुरी तरह कमज़ोर हो चुका है। जहां 1970 के दशक में देश का उत्पादन 35 लाख बैरल प्रतिदिन तक पहुंच गया था, वहीं नवंबर 2025 तक ये घटकर करीब 8,60,000 बैरल प्रतिदिन रह गया है, जो वैश्विक उत्पादन का 1% से भी कम है। ऊर्जा कंसल्टेंसी रिस्टेंट एनर्जी के मुताबिक अगर वेनेजुएला को दोबारा 20 लाख बैरल प्रतिदिन के स्तर तक पहुंचना है तो करीब 110 अरब डॉलर के निवेश की जरूरत पड़ेगी। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को जबरन हिरासत में लेने की कार्रवाई ने पूरी दुनिया में विवाद खड़ा कर दिया है, और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन कहा जा रहा है। लेकिन इसी कदम के बाद अमेरिका की नजर सीधे वेनेजुएला के तेल संसाधनों पर टिक गई है। ट्रंप का दावा है कि अमेरिकी तेल कंपनियां वेनेजुएला में अरबों डॉलर का निवेश करने को तैयार हैं। हालांकि सभी एक्सपर्ट इससे सहमत नहीं हैं। एक्सन मोबिल और कॉनफ्लिक्स जैसी बड़ी अमेरिकी कंपनियां पहले ही 2007 में ह्यूगो चावेज द्वारा संपत्तियों के राष्ट्रीयकरण के बाद देश छोड़ चुकी हैं और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता में मुआवजा भी जीत चुकी हैं। हाल ही में व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात के दौरान एक्सन मोबिल के सीईओ डैरन वुड्स ने वेनेजुएला को मौजूदा हालात में अनइन्वेस्टेबल यानी निवेश के लायक नहीं बताया और कहा कि वापसी के लिए बड़े राजनीतिक और आर्थिक बदलाव बहुत जरूरी होंगे। फिलहाल अमेरिकी प्रतिबंधों से विशेष छूट के तहत केवल शेवरॉन ही वेनेजुएला में सक्रिय बड़ी अमेरिकी कंपनी है, लेकिन असली फायदा तेल कंपनियों से ज्यादा अमेरिकी रिफाइनरियों को मिलने वाला है। अमेरिका भले ही आज दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक बन चुका हो, लेकिन उसका अधिकांश उत्पादन शेल से निकलने वाला हल्का तेल है, जबकि देश की करीब 70% रिफाइनिंग क्षमता भारी तेल को प्रोसेस करने के लिए बनाई गई थी। ये निवेश उस दौर में हुआ था जब शेल बूम नहीं आया था। टेक्सास और लुजियाना के गल्फ कोस्ट में मौजूद जटिल रिफाइनरियां खासतौर पर कोकर यूनिट से लैस हैं, जो भारी तेल को पेट्रोल, डीजल और जेट फ्यूल में बदलने में सक्षम है। तेल जानकारों का कहना है कि ये कोकर यूनिट्स वेनेजुएला और लैटिन अमेरिका के भारी तेल को ध्यान में रखकर ही बनाई गई थी। यही वजह है कि जानकार मानते हैं कि अगर वेनेजुएला से तेल की आपूर्ति बढ़ती है तो अमेरिकी रिफाइनरियों को जबरदस्त फायदा होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया के एनर्जी एक्सपर्ट्स शॉन हाइट के मुताबिक अमेरिकी गल्फ कोस्ट की कई रिफाइनरियां मूल रूप से वेनेजुएला के तेल को प्रोसेस करने के लिए ही डिजाइन की गई थी, क्योंकि शुरुआती दौर में अमेरिकी कंपनियों ने ही वहां तेल खोजा, निकाला और अमेरिका भेजा था। पिछले कुछ वर्षों में अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण वेनेजुएला का स्थान कनाडा के भारी तेल ने ले लिया था, लेकिन कनाडाई क्रूड आमतौर पर महंगा पड़ता है। अगर वेनेजुएला का तेल दोबारा बाजार में लौटता है तो वे सस्ते दाम पर मिलने के कारण कनाडाई तेल को विस्थापित कर सकता है, और यही वजह है कि जानकार इसे अमेरिकी रिफाइनरियों के लिए ट्रेमेंडस यानी जबरदस्त खबर बता रहे हैं।
कुल मिलाकर वेनेजुएला का भारी तेल केवल ऊर्जा बाजार का मुद्दा नहीं रह गया, बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, आर्थिक दबाव और वैश्विक शक्ति संतुलन का बड़ा हथियार बनता जा रहा है। जहां एक तरफ अमेरिकी रिफाइनरियां मुनाफे की उम्मीद देख रही हैं, वहीं दूसरी तरफ ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या किसी देश के प्राकृतिक संसाधनों पर इस तरह नियंत्रण पाने की कोशिश दुनिया को एक नए संकट की ओर तो नहीं ले जा रही है।